अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हस्ब तवक्को खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन वज़ीर आला कैसे तब्दीली का मामला अदालती जंग में बदला और आज पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि कल 4 बजे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लें और इनकी जानिब से हल्फ न लेने की सूरत में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। जिसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उन्होंने कभी हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। उनका मौक़िफ़ अदालत में जमा कराया जा चुका है कि एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा ताहाल मंजूर नहीं हुआ और एक वज़ीर आला की मौजूदगी में दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। ताहम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को हिदायत की कि वो KPK जाएं और आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। बज़ाहिर ये मामला अब हल शुदा लगता है, लेकिन क्या वाकई ये मामला हल हो चुका है? इसके लिए हमें कम से कम कल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि कल पेशावर हाई कोर्ट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत है, जो आज वकील की अदम पेशी के बायस मुलतवी कर दी गई थी। इस दरख्वास्त में JUI ने वज़ीर आला के इंतखाब को ही चैलेंज किया हुआ है। अब देखना होगा कि अदालत इस दरख्वास्त पर क्या कार्रवाई करती है। इस इंतखाब को चैलेंज करने से पहले मौलाना फजलुर रहमान से नून लीग के वज़रा की मुलाकात भी हुई थी, लिहाजा वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। अब देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मामलात का ऊंट किस करवट बैठता है, और इससे भी अहम ये देखना होगा कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है इसमें नई पख्तूनख्वा हुकूमत क्या पॉलिसी इख्तियार करती है और वही पॉलिसी किस हद तक विफाक के साथ इनहेरेंट हो सकती है। लिहाजा अगले चंद दिन यकीनन अहम है, इन्हीं दिनों के मुतालिक जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब मौजूद हैं, कानूनी मामलात हैं, इसलिए इसमें हाफिज साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। नईम हैदर साहब, सबसे पहले आपसे, अदालत से रिलीफ मिल गया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी कह रहे हैं हम आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और अदालत में कल पेशी भी है, तो ये रिलीफ हो गया है या आप समझते हैं कि अभी एक और दरिया का सामना है मुनीर मुझको के मिसदाक, अब कल अदालत के मामले के बाद फिर से चीज़ें आगे जा सकती हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश मुदस्सर भाई, आपने मौका दिया जी। देखिए, पहली बात यह है कि चीफ मिनिस्टर जो साबका हैं अली मीर गंडापुर साहब, उन्होंने आइन के आर्टिकल 130 सबसेक्शन सब क्लास 8 के तहत जो इस्तीफ़ा है वो दिया। तो इस आर्टिकल के अंदर पूरे आईन पाकिस्तान के अंदर कहीं पर नहीं लिखा कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफ़ा देगा तो उसे कबूल किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा, तो ऐसा कहीं पर देखा। जब इस्तीफ़ा दे दिया तो वो अफेक्ट हो जाता है। तो लिहाजा ये आगे से उज़र बनाना गवर्नर साहब की तरफ से ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत उन्होंने कहा जी कि इन्होंने इन राइटिंग नहीं भेजा या दस्तखत इनके ठीक नहीं है। आपके सामने है कि पहले भी हाई कोर्ट्स के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस्तीफ़े देते हैं या चीफ मिनिस्टर जितने भी गुजरे इस्तीफ़े देते हैं, तो क्या वो हाथ से लिख कर ही सारे इस्तीफ़े देते हैं? और फिर अगर उस उज़र को ना छेड़ा जाए, दूसरे उज़र की तरफ आ जाए, तो उन्होंने कहा जी दस्तखत मैच नहीं होते। भाई दस्तखत किस लिए होते हैं? दस्तखत इस चीज़ के लिए होते हैं कि कहीं पर ऐसा ना हो कि जो है वो यानी जहाँ पर प्रॉब्लम बनाना हो कि बंदा जो है उसकी रजामंदगी ना हो और उसने जेली कर दी हो या किसी और ने कर दी हो। जब चीफ मिनिस्टर चिल्ला के कह रहा है, उसका ट्विटर अकाउंट बोल रहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उसने बात की, उसने अपने वीडियो पैगामात के अंदर कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो फिर आप कौन होते हैं किसी का इस्तीफ़ा आगे से रद्द करने वाले, वापस भिजवाने वाले या उसके ऊपर एतराज़ लगाने वाले? ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आइनी बुरान पैदा करने के लिए और उस दरमियान के अंदर जो आइन के अंदर एक जायज़ करार दिया गया है कि अब आप बेशक किसी को ख़रीदें, किसी की कीमत लगाएं, उसको अपने साथ किसी मेंबर को मिलाएं, आपके ऊपर कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि ख़रीदो फ़रोख्त करके या डरा के धमका के मेंबर्स तोड़े जाएँ, पीपल्स पार्टी की या JUI की या जिसके भी आगे हुकूमत बने, यानी जिसको अवाम ने वोट दिया है वो ना बने बल्कि कोई और हुकूमत बने, डिले किया गया। मैं समझता हूँ कि इस सारे प्रोसेस के अंदर गवर्नर साहब इस ओहदे के ऊपर रहने के काबिल नहीं रहे, उनको फिल फॉर इस ओहदे से हटना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। और जहां बिलावल साहब खड़े होकर ये तकरीरें कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का आप हेलीकॉप्टर पकड़िए और आप पेशावर चले जाइए, तो पहले 4 दिन तुम सुते सो, पहले आपने क्यों नहीं कहा? आपको नहीं पता कि आपका गवर्नर जो है एक सूबे के अंदर हुकूमत के बगैर यानी वज़ीर आला के बगैर वो सूबा चल रहा है,
तो वहाँ आईनी बुरान पैदा हुआ है। रोज़मर्रा के मामला तो आप तो जमहूरियत का नारा मारते थे, आप तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद हैं उनके हवाले से बात करते थे, आप तो अपने नाना की मिसालें देते थे। ये हैं आपके नाना की मिसालें, ये हैं आप आइन के अलमबरदार, ये हैं आप जमहूरियत के अलमबरदार, कि आप ही इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस हो के, और नून लीग उसके ऊपर उसने तो बिल्कुल धमाले डाली। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये दहशतगर्द आ गया, बिल्कुल इस्तीफा मंजूर नहीं है। पहले तो आप कहते थे कि अली अमीन घर जाओ, तुम एतमाद खो चुके हो, तुम ठीक आदमी नहीं हो, तुम गाली देते हो ऐसे बंदे को। उसने ना गाली दी, उसने बात की सुहेल अफरीदी ने अमन की, उसने बात की पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की की, पाकिस्तान में अवाम की, इस पे उस बात के ऊपर अमन, तकलीफ और है। हम इस पे भी बात करते हैं ऑपरेशंस के हवाले से, इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट है मामला। लेकिन कानूनी तौर पर एक मामला है, उस पर मैं हाफिज साहब आपकी राय। आर्टिकल 130(8) बड़ी वाजे है, उसमें कोई साइन, कोई चीज़ें, मंजूरी, कोई बात ही नहीं है। तो क्या अब जो एक दरख्वास्त आ गई है पेशावर हाई कोर्ट में, इसके बाद चीज़ समझते हैं कि मामला दोबारा से लटक सकता है और ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, या मामला क्लियर है कि अब वज़ीर आला का हल्फ होना ही होना है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। अप्रैल 2022 से जब से पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन आपको नज़र आई है कि जब आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है वो ख़त्म किया गया, या उसके बाद जो जितनी भी डेवलपमेंट्स आई हैं पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या रिज़र्व सीट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया है, तो ये सारे का सारा आपको ये शो करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल को फॉलो अप करना जो है वो एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस बन चुका है। अगर वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस जो है आपको सूट करती है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंटरप्रिटेशन करें। और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स इस वक्त बैठे हुए हैं इन चीज़ों के अंदर, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये मामलात जो थे ये कोर्ट्स के अंदर नहीं जाने चाहिए थे, या इसको पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए करना चाहिए था, या पार्लियामेंट के अंदर करना चाहिए था, या कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑब्लिगेशन है उसके मुताबिक करना चाहिए था। अब जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि इस वक्त मुदस्सर चार चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि क्या स्पीकर जो है वो इजलास बुला सकता है, या स्पीकर जो है एक ऐसे सीएम का इजलास बुला सकता है जिसके मुताबिक जो है कि सीएम का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो चुका है और नया सीएम जो है उसको इलेक्ट करना हाउस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या गवर्नर जो है अगर आर्टिकल 103(8) के नीचे जो है रीज़नेबल टाइम के अंदर अगर एक्सेप्टेंस नहीं करता और अपना जो इस्तीफ़ा जो सीएम ने भिजवाया है उसको डी नोटिफाई नहीं करता और उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर कैबिनेट जो है वो डी नोटिफाई नहीं होती, तो क्या दूसरा सीएम जो है उसे इलेक्ट किया जा सकता है? तीसरा सवाल इसके अंदर ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रीज़नेबल टाइम किस हद तक लिखा हुआ है? और चौथा सवाल ये है कि जो आज पाकिस्तान की पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो एक फ़ैसला आया है जो आर्टिकल 255 के नीचे किया गया है, जो एक अदालत का फ़ैसला नहीं है बल्कि चीफ जस्टिस का एक ऐसा मेकनिज़म जो उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो 26वीं आइनी तरमीम की एक प्रोडक्ट अमेंडमेंट आई है, और ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर 255 को अमेंड किया गया था कि जब पंजाब के अंदर हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया और उसके बाद पीटीआई के जो गवर्नर थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया और फिर अदालत को ऑन बोर्ड लिया गया, और अदालत के बाद जो है मामला गया स्पीकर जो आपके नेशनल असम्बली परवेज़ अशरफ साहब थे, और उन्होंने आके जो है इसको चीफ मिनिस्टर से ओथ लिया। और उसके बाद जब 26वीं आइनी तरमीम के अंदर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी, तो मेरा ख्याल है कि एक मुनासिब फ़ैसला ये था कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो सूबे का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसे इंटरवीन करना चाहिए और हमें अपने सिस्टम के अंदर मौकरी नहीं बनना चाहिए। अब दूसरा ये है कि क्या जो आर्टिकल 109 है उसके अंदर स्पीकर का कहीं जिक्र है कि वो इजलास बुला सकता है? ना आम सिचुएशन के अंदर, ना इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेरोगेटिव जो है या गवर्नर का है या उसके बाद चीफ मिनिस्टर का है, जो कैबिनेट के बाद एडवाइस स्पीकर को भेजता है आर्टिकल 109 के अंदर, और गवर्नर जो है इजलास बुलाता है और गवर्नर ही इजलास को प्रोरोग करता है। दूसरा ये है कि जब आपका सीएम का रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, कैबिनेट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं की गई, तो क्या 130(8) के अंदर जो टाइम है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो कैटेगरी के टाइम है।
एक ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की कोई एडवाइस जाती है तो 48 आवर्स के अंदर उस एडवाइस को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जो है वो एडवाइस जो है वो टेक इन प्लेस हो जाती है। और अगर कोई आपका लॉ का मैटर जो है पार्लियामेंट भिजवाती है या आपकी सूबाई असम्बली भिजवाती है तो 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है जो रिस्पेक्टिव है उनको रिटर्न कर सकता है। अब इस केस के अंदर जो है कि गवर्नर के पास जब रिज़ाइन गया, गवर्नर को डेफिनेटली एक फ़ैसला करना चाहिए था और उससे अवॉइड नहीं करना चाहिए था जो भी सिचुएशन थी। लेकिन क्या वो सिचुएशन ऐसी थी कि जिसके अंदर वो टाइम लिमिट क्रॉस की गई जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेंचमार्क है और आपने उसको एब्रप्टली, स्पीकर जो है वो इन प्लेस आता है, आप एक सेशन बुला लेते हैं, उस सेशन के बाद आप ये आते हैं और फिर उसके अंदर फिर आपका आर्टिकल 130(5) आया कि अगर आपका नया सीएम आएगा तो उसका ओथ भी तो गवर्नर ही लेगा ना। अब आप देखें कि अगर ये सारा प्रोसेस इतना ही सिंपल होता तो 130(5) के नीचे गवर्नर जो उसको ओथ ले लेना चाहिए था। अब ये है कि 130(8) के इसमें जी हाँ अच्छा इसमें आप सब मैं क्विकली फिर मैं पंजोता साहब से मैं क्विकली एक चीज इसमें कि इसका मतलब है कि अभी कानूनी मौशगोफियों में मामला मजीद रहेगा या फिर सादा लफ्जों में आवाम के वजीर आला पर कल हल्फ लेंगे चाहे वो कोई भी ले उनका। मैं उसी अब ये अगली चीज जो आई है कि जो आर्टिकल 255 का चीफ जस्टिस साहब ने इन्वोक किया है या पीटीआई वहां पे गई है। आर्टिकल 255 मुदस्सर बुनियादी तौर पे ये है कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर ओथ लेने से रिफ्यूज करे, और वो आपको सिचुएशन आई थी कि जब रिजर्व सीट्स की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर को कहा कि आप इजलास बुलाएं, गवर्नमेंट को कहा, नहीं बुलाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट के जो लोग रिजर्व सीट्स के थे वो चीफ जस्टिस के पास गए, चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर किया और उस ऑर्डर के बाद गवर्नर जो था उसने हलफ लिया। चूंकि इनके ख्याल के मुताबिक ये था कि ओथ जो है जो मेंबर्स का सिर्फ असेंबली के अंदर आ सकता है, तो आर्टिकल 255 इन्वोक वहां किया जाता है जब वहां पे डिनाई आए। इस केस के अंदर मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ने प्री मैच्योर एक ऑर्डर किया है कि रिफ्यूजल की स्टेज नहीं आई, आर्टिकल 130(8) है। और जब आपकी हाई कोर्ट के अंदर ये मामला आ गया जिन पर साहब आप भी लॉयर हैं तो पांचों चीजों को मेरा ख्याल है हाई कोर्ट को कल डिटरमिन करना चाहिए मुदस्सिर, और 2 बजे तक फैसला करें कि जो भी ये फैसला है, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो 4 बजे तक टाइम है, अगर हाई कोर्ट इन सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करती है तो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह जाना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये मामला हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पंजोता साहब ये एक तरफ ये ऑर्डर के कल 4 बजे हो, कल फिर दूसरी दरखास्त भी है, तो मामला इसका मतलब अभी हल नहीं है। आप वकील हैं, मैं चाहूंगा एक तो जमाती तौर पर आप राय दे रहे हैं, लेकिन कानूनी मामला भी इतना सादा नहीं हुआ और इतना आसान और सहल नहीं है। नहीं देखिए, बड़ा सादा है। हाफिज साहब ने थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात की है। देखिए मुदस्सर भाई, पहली बात इन्होंने की कि जो नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या जो और हैं जी के वज़ीर आला फेल अफरीदी नहीं बनेंगे। जब वोट एक जमात को मिला है तो उसी के MPs ने अपने वज़ीर आला को मुंतखब करना है। किसी एक शख्स की मर्ज़ी नहीं चलती बल्कि अवाम की मर्ज़ी चलती है, नंबर 1। नंबर 2, जो आर्टिकल 255 सब क्लास 2 की बात की जा रही है उसमें बड़ा वाज़ह है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन ओहदा रखने वाला शख्स जो है वो हलफ नहीं लेता तो चीफ जस्टिस जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा और वो जो हलफ है उसके लिए वो एक शख्स को नामजद करेगा, यानी स्पीकर को करेगा या जिसको वो मुनासिब समझे। तो वो तो बड़ी क्लियर बात होगी कि उन्होंने नामजद कर दिया। अब जब नामजद कर दिया तो वो जाकर हलफ ले लेंगे। उस ऑर्डर के अंदर यही आया कि गवर्नर साहब 4 बजे लें, अगर वो नहीं लेते तो फिर स्पीकर साहब लेंगे। अच्छा, अब जहाँ पर ये आइन के इस आर्टिकल 255(2) की बात है, इसके अंदर बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि अगर हलफ लेना नामुमकिन हो, नामुमकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, मुस्तरद का नहीं है, नामुमकिन हो, यानी वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो नामुमकिन इस तरह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुसलसल एक बदनीति नज़र आ रही थी जो कि अदालत के अंदर भी बताई गई कि 8 तारीख का ये इस्तीफ़ा है। उससे लेकर आज तक गवर्नर साहब मुख्तलिफ बहानों से शहर जो पेशावर है उससे भागे हुए हैं जहाँ पर उन्होंने हलफ लेना है। और अगर वहाँ पर बिलावल साहब कहते हैं कि आप फ़ौरन जाएँ और जाकर कहें, और अभी वो कह रहे हैं कि मैं रवाना हूँ पेशावर की तरफ जाकर ले लूँगा, कैफियत नहीं होगी है कि हमजा शहबाज साहब, उमर सरफराज चीमा साहब का जब हलफ का मामला था ये वैसी मिलती जुलती सी एक सिचुएशन बन गई है। चीमा साहब भी नहीं हमजा शहबाज साहब का हलफ ले रहे थे। नहीं, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि 255 के अंदर ये है कि
जब नामुमकिन हो, यानी मुमकिन ना हो पा रहा हो, तो फिर गवर्नर की जगह के ऊपर चीफ जस्टिस किसी और को नामजद करेगा। अब देखिए, मखसूस नशिस्तों के केस की हाफिज साहब ने बात की, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने हलफ लेना था, लेकिन स्पीकर साहब ने कौरम मुकम्मल ना होने की वजह से इजलास मुलतवी किया, और कौरम जब मुकम्मल नहीं होता, इजलास मुलतवी होता है, तो वो उसमें ये रीज़न नहीं आती थी कि ये नामुमकिन है या ये इनकारी हैं, बल्कि एक रीज़न थी, वैलिड रीज़न थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने इजलास मुलतवी किया था। लेकिन उस वक्त आज तो गवर्नर की राय ले ली गई चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, हालांकि ये इंतजामी मामला था, इस पर समाअत तो बनती नहीं थी। उन्होंने सिंपल देखना था कि हलफ नहीं ले रहा, उसको इसी तरह टाइम दे देते कि भाई कल 4 बजे तक आपने लेना है, नहीं आप लेंगे तो फलाना ले लेगा। लेकिन स्पीकर साहब को उस वक्त नहीं सुना गया था। आज तो गवर्नर की राय ले ली गई, उस वक्त स्पीकर साहब देखते रह गए कि हमारी एक आईनी जिम्मेदारी है और हमारी एक आईनी पोस्ट है, उसके ऊपर जो है जनाब आप उसकी इतनी भी नहीं कदर कर रहे कि हमसे पूछ लिया जाए, जब आइन के अंदर लिखा हुआ है कि लेना, हलफ लेना उसके लिए नामुमकिन हो। तो नामुमकिन की तो बात ही नहीं थी, यहाँ तो कौरम की निशानदेही की थी कि कौरम नहीं पूरा, तो हमने ना रिजेक्ट किया है ना नामुमकिन ऐसा बनाया है। तो अदालत ने रात को अदालत खोल के, हफ्ते वाला दिन था, इतवार वाला दिन था, उस टाइम अदालत खोल के हमें इतला ही नहीं है, यानी पीटीआई को जिनका हक थी मखसूस नशिस्तें, ऐसा ऑर्डर इंतजामी साइड पे पास किया जिसको हम समझते हैं कि फिर इंसाफ तो जो है या कानून तो तमाम के लिए बराबर होना चाहिए। कल का दिन मैं क्विकली हाफ साहब से जवाब ले लूं क्विकली कि हाफ साहब कल अगर वो आप बात कर रहे हैं ना कि 2 बजे तक इन तमाम तर सवालात के हाई कोर्ट अगर जवाब नहीं देती तो मामला तो केस चलता रहेगा। इधर 4 बजे अगर हल्फ ले लिया जाता है तो फिर वजीर आला तो वजीर आला बन जाएंगे, फिर चलते रहेंगे केस, जैसे बहुत से केसेस इस तरह से मामलात में चलते रहे। मुदस्सर, एक तो ये है कि कल पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए, और ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हैं, और ये वंस फॉर ऑल ये डिसाइड होने चाहिए कि अगर इस तरह का एक मैकेनिज़्म आता है और उसके अंदर अगर हाई कोर्ट के अंदर जाया जाता है तो हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करती तो आर्टिकल 255 के नीचे जो चीफ जस्टिस ने एग्जेक्टिव साइड पे ऑर्डर किया है, गवर्नर या उसे कंप्लाई विद करेगा या उसका जो अल्टरनेट है उसकी साइड पे चला जाएगा। चूँकि चीफ जस्टिस जो है, मैं ये समझता, आपको याद होगा कि जब रिज़र्व सीट्स का भी आया था तो जब इन्हीं चीफ जस्टिस ने किया था तो उनके ऑफिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया गया था और 26वीं आइनी तरमीम का जिक्र किया गया था कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इस चीज़ को कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के बावजूद जो है वो पाकिस्तान का पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसने एक इंडिपेंडेंट काम किया है, और जो उसने काम किया है वो 26वीं आइनी तरमीम के आइन के मुताबिक किया है, यानी कि 26वीं आइनी तरमीम के अंदर ही आर्टिकल 255(2) आया था। दूसरा ये है कि 1973 से लेके जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, मुदस्सर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स जिन्होंने रिज़ाइन दिए थे, रिसेंटली जमाली साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दिया था या उसके बाद बुज़दार साहब ने पंजाब के अंदर दिया था, तो उस सारे रिज़ाइन जो थे वो एक्सेप्ट किए गए, उसके बाद उनको डी नोटिफाई किया गया और उसके बाद जो है अगला प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल प्रोपोजिशंस बिल्ट अप हो रही हैं कि जिससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को, तो अब भी आप सब ये लीगल प्रोपोजिशन ऐसी मामलात में आ गई है कि शायद ये इतना आसान असर नहीं आ रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा। कल का दिन जी, सर कल पेशावर ये फैसला कर दे कि स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता, तो ये जो चीफ जस्टिस का ऑर्डर है ये एग्जेक्टिव साइड पे है, ये उन्हें बार नहीं करता कि वे 199 के नीचे फैसला नहीं करते। लेकिन जो भी पेशावर हाई कोर्ट कल फैसला करे, मेरा ख्याल है सारी पार्टीज को वो मानना चाहिए, और यही इसके अंदर इस मुल्क की और इस मुल्क के डेमोक्रेसी की भलाई है। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह है कि कानूनी मशगोफियाँ और आइनी मामलात के हवाले से चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती हैं। गज़ा में 2 साला इजरायली बर्बरियत के खात्मे की उम्मीद रोशन हो गई है और मिस्र के शहर शर्म शेख में गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इस अमन मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद सानी, मिस्री सदर, तुर्क सदर बहसियत ज़ामन उन्होंने दस्तखत किए, जबकि यूरोप, मशरक़ वस्ता और दुनिया भर से 20 से ज़्यादा रहनुमाओं और मंदुबीन ने इस मुआहदे में दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। इस मुआहदे के मुताबिक गज़ा में फौरी तौर पर जंगबंदी के अलावा दोनों तरफ से कैदियों और यरगमालियों की रिहाई, इजरायली अफवाज का जुज़वी इनखला और गज़ा में
इंसानी इमदाद के निकात शामिल है। अगरचे इस मुआहदे में फौरी तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से कोई खदोखाल शामिल नहीं, लेकिन गजा में जारी 2 साला फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने की वजह से इस मुआहदे को अहम करार दिया जा रहा है। इस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में जहां फ्रांसीसी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म और दीगर अहम यूरोपीय ममालिक के रहनुमा मौजूद थे, वहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसमें शिरकत की और वहाँ पाकिस्तान के सेंटर स्टेज पर मौजूदगी और सदर ट्रंप और शहबाज शरीफ की बाहमी कुर्बत भी इस तकरीब में हाईलाइट के तौर पर देखी जा रही है। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में शहबाज शरीफ का खास तौर पर जिक्र किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी पसंदीदा शख्सियत करार देते हुए उनकी अदम मौजूदगी का खास तौर पर जिक्र भी किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की तकरीर के दौरान उनकी कॉल पर पोडियम उनके साथ शेयर किया और जहां एक बार फिर सदर ट्रंप के अमन के लिए कोशिशों को सराहते हुए उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। वहीं एक बार फिर पाक भारत तनाज़ा रुकवाने में सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ भी की। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में पाकिस्तान की जानिब से भारत का गुरूर खाक में मिलाने के बाद काफ़ी गर्मजोशी देखी जा रही है। दूसरी तरफ इस मुआहदे से सरदस्त 2 रियासती हल के इम्कान तो नहीं, लेकिन जैसे रवां बरस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इससे पहले यूरोप के दीगर ममालिक की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया गया, इसने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की उम्मीदों को मुस्तहकम किया। फ़िलहाल गजा में इसराइल की जानिब से इंसानियत सोज मजालिम रुकना भी यकीनन एक कामयाबी है, लेकिन इस मुआहदे और जंग बंदी को लेकर यह खदशात भी वजह हैं कि इसराइल की जंग बंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की एक तारीख रही है। इसलिए ये देखना होगा कि गजा में सदर ट्रंप के मंसूबे के मुताबिक अमन और जंग बंदी कितनी देर पा होगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मंदूब जो साबिक रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां अपनी अदा करते रहे हैं, मुनीर अकरम साहब। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपके वक्त का। सर, गजा मंसूबा पर अमल दरामद का अब आगाज़ और ये मुआहिदा दस्तखत हुए हैं, ये इसराइल के पाँव में बेड़ी बन सकता है ये मुआहिदा, और वो बाज रह सकता है उस दहशत गर्दी से जो मुसलसल वहां से हो रही थी? जी, ये मुआहिदा मेरे ख्याल में एक अहम डेवलपमेंट है, इसकी कोई शक नहीं है, क्योंकि जो ये 2 साल से जेनोसाइडल जो जंग चल रही थी उसको रुकवाना एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। उसके साथ जो हॉस्टेजेस थी और जो पैलेस्टीनियन कैप्टिव्स हैं उनको रिलीज किया गया है, और इससे भी अहम जो इमदाद पहुंचानी है गाजा में, जहां एक फैमिन का माहौल था, वहाँ इमरजेंसी असिस्टेंस पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके ऊपर भी मुआहदा हो गया है। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। सही। अब हमने देखना है, आगे भी मसले हैं, और ये इसमें पहला मसला है कि हमास का रोल क्या होगा गाजा में, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मसला है कि वो इजराइल की जो फौजें हैं वो अब तक गाजा में हैं मौजूद, उनका विड्रॉल कब होगा, क्योंकि जब तक उनका विड्रॉल नहीं होता है तो इम्कान ये जंग वापस जारी करने का इम्कान रहता है, और नेतन्याहू साहब पे कोई एतबार हम नहीं कर सकते हैं कि वो कब शायद वो जंग वापस, क्योंकि इसराइल का माजी भी मुनीर अकरम साहब ऐसा है कि वो किसी चीज़ को, इसराइल का माजी भी ऐसा है ना कि वो मुआहदे तोड़ने में भी और चीज़ें करने में भी, लेकिन ये जो अब सालिसी हुई है, ममालिक इन्वॉल्व हुए हैं जिसमें यूरोप है, अमेरिका है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट है, तो क्या इसके बाद कुछ हो सकता है कि कोई ना कोई दबाव रहे इसराइल पर, या किसी तरह का इसराइल दबाव नहीं करेगा कबूल? जी, जब मेरे ख्याल में जब तक के ट्रंप साहब अपना जो पीस प्लान है उसके ऊपर वो कायम रहते हैं कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, तो मेरे ख्याल में इजराइल पे दबाव आएगा, और उनको सिर्फ ये मेरे ख्याल में वाहिद ट्रंप साहब हैं जो नेतन्याहू को रोक सकते हैं। अब उनका जो पीस प्लान है उसमें और भी यानी कि पॉजिटिव चीजें भी हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि गाजा से कोई लोग निकाले नहीं जाएंगे, दूसरा कि वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन नहीं होगी, और तीसरा कि आगे जाकर जो 2 स्टेट सोल्यूशन है
उसके ऊपर भी मुज़ाकरात होंगे और फ़लस्तीनी स्टेट के बनाने के लिए भी मुज़ाकरात होंगे। तो ये सब अहम चीज़ें हैं पीस प्लान में, पर इसमें ऐसे भी नुक्ते हैं जो मुश्किल हैं। हमास को डिज़ाइन करना, हमास की गवर्नेंस नहीं मानेंगे, वो किस तरह से फिर गाज़ा गवर्न होगा, टेक्नोक्रेटिक जो गवर्नमेंट वो ले आना चाहते हैं वो कहाँ से आएगी, उसमें वो स्टेबलाइजेशन फोर्स ले आना चाहते हैं उसका क्या रोल होगा, और आखिर के गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी, कौन करेगा और पैसा कहाँ से आएगा। ये सब चीज़ें अब तक इसके ऊपर फैसले करने होंगे, मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी, पर सब में अहम चीज़ ये है कि ट्रंप साहब की कमिटमेंट जब तक हो इस प्लान के ऊपर तो आगे रफ्तार बढ़ सकती है। अगर वो इससे हट गए तो फिर मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ जो नज़र आए। कल का भी जो सेंटर स्टेज जो कुछ हो रहा था वो भी आपके सामने था। तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से अगर बात की जाए, कितने देर पा और अगले आने वाले वक्त में इसमें किस हद तक गर्मजोशी और स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं वो बनते नज़र आ रहे हैं दोबारा से? जी, मेरे ख्याल में ये अच्छा मौका है कि हमारे ताल्लुकात ट्रंप साहब के साथ एक पर्सनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर साहब की और फील्ड मार्शल साहब की अच्छे ताल्लुकात उनके साथ हो गए हैं, और कुछ चीज़ों पर जो कोऑपरेशन जारी है वो होगी। हमने देखना है कि जी इसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे ले आ सकते हैं, अमेरिका की सपोर्ट जो इंटरनेशनल इकोनॉमी में हमें सपोर्ट की ज़रूरत है उस पर किस तरह से आ सकती है। तो इसका हमने फ़ायदा उठाना है, पर आगे भी हमने भी ये देखना है कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे हों, पर इसमें जो हमारी जो रेड लाइंस हैं उसको भी नज़र में रखना होगा हमें। जो हमारी पोजीशन है कश्मीर के ऊपर, हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी हिफाजत करनी है, और जो हमारे ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चीन के साथ उसको भी प्रिजर्व करना है। तो हमने हमारी डिप्लोमेसी ने ये सब चीज़ें नज़र में रख कर अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ाने हैं और उसका फ़ायदा हमने उठाना है। सही है, बिल्कुल। ये एक पाकिस्तान का अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से मामला अहम, लेकिन जो कल हुआ है उसके बाद लोगों को ये लग रहा है कि अब अमन की तरफ जो है रास्ता वो मिडल ईस्ट में ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के लिए वो आसान होगा, लेकिन अभी वक्त और सफ़र खासा बाकी है जब तक फ़लस्तीन की रियासत के हवाले से मामलात क्लियर नहीं होते। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र IMF के साथ अगली किस्त के इजरा के लिए जारी मुज़ाकरात का, जिनके हवाले से अमरीका में मौजूद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि वह रवा हफ्ते एक हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे जिसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा जाने की उम्मीद है। वज़ीर ख़जाना ने यह दावा भी किया है कि महंगाई और करेंसी रेट में कमी और माली बहरान का भरपूर तरीके से सामना करने के बाद अब पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है, जबकि हुकूमत का निजकारी प्रोग्राम आइंदा माली साल में तेजी से आगे बढ़ेगा और अब तक PIA और बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियों के फरोख्त पर मुस्बत पेशरफ्त हो चुकी है। क्या वज़ीर ख़जाना का दावा दुरुस्त है और क्या IMF की पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तसल्ली करवा दी है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बिजनेस रिपोर्टर मुर्तज़ा राय। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आप के वक्त का। क्या IMF पाकिस्तान के दरमियान जो दूसरे रिव्यू के मुआहदे हैं तीसरी किस्त के इजरा में जो हायल रुकावटें आप समझते हैं कि अब वो दूर हो गई हैं? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। जो सबसे बड़ी रुकावट आखिरी दिनों में नज़र आ रही थी वो करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट थी, और उस हवाले से भी IMF के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इसको जल्द जारी किया जाए, लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि जो IMF की जानिब से उसमें चीज़ें शामिल की गई हैं, चंद चीज़ों में तरमीम की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। तो उनको यकीन दहानी ये कराई गई थी कि जल्द ही इस रिपोर्ट को जारी कर दिया जाएगा। इसके हवाले से कुछ और भी IMF के मुतालबात थे, जैसे जो पाकिस्तान में अभी हालिया सैलाब आया तो उस हवाले से भी
क्योंकि सूबों से सरप्लस का जो मुतालबा है वो अब भी IMF कर रहा है, जबकि सूबे ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल आई पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से शायद सरप्लस ना दे सकें, और अभी वो सरप्लस पे कोई हतमी IMF को कोई गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। ख़ासतौर पे पंजाब की तरफ से तो कैटेगोरिकली कहा गया कि हम अभी सरप्लस पे कोई गारंटी नहीं दे रहे, क्योंकि इस वक्त सूबे के अंदर सैलाब है, और सैलाब की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उनकी अभी तखमीने सामने आना बाकी हैं। तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि सरप्लस के हवाले से IMF को कोई गारंटी दी जा सकती है या नहीं। लेकिन ये सरप्लस वाला जो मामला मुर्तज़ा है, ये तो IMF तो इस बात पे है कि आप किसी और साइड से इस चीज़ों को करें। ये सरप्लस वाली जो शर्त थी IMF की, वो तो उस पर कायम है अभी, तो फिर ये मामला मजीद रुक सकता है। IMF ने यह कहा था कि जो आपने रिलीफ देना है सैलाब मुतासरीन को, आप उनको किसी और जराए से पूरा करें। तो सूबों की तरफ से भी ये कहा गया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर जराए से ही उसको पूरा करेंगे, लेकिन फिलहाल सरप्लस पे कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब यह है कि IMF ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है, क्योंकि IMF ने यह कहा कि जितने भी सैलाब से नुकसान के जो तखमीने हैं वो पेश किए जाएँ, उनमें से जो इब्तदाई तखमीने हैं वो पेश कर दिए गए हैं। ख़ासतौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर तखमीने हैं वो तो हतमी हैं तखमीने, और वो पहुंचा दिए गए हैं। और जो पंजाब के अंदर सैलाब आया उसके जो नुकसानात हैं उनके तखमीने अभी किए जा रहे हैं। इस वक्त आपने ये भी सुना होगा कि जो आलमी इदारे हैं, फंडिंग के इदारे हैं, उनसे रब्ता भी किया गया और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद भी ली गई है। तो जो हतमी नुकसानात हैं वो तो तैयार किए जा रहे हैं, इब्तदाई तखमीने IMF के हवाले कर दिए गए हैं, और IMF थोड़ा सा नरमी का इजहार कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना ने आज कहा है वो बिल्कुल एक और मामला जो है एक और मामला IMF को ही FBR की पहली सरमाई के हवाले से कि जिसमें 200 अरब का शॉर्टफॉल वो सामने था, वो तशवीश नाकामी हुई पहली सरमाई में। तो क्या अब कोई जो मामलात हैं वो आगे इस मामले में भी बढ़ सकते हैं, या फिर कोई अहदाफ जो हैं वो शॉर्टफॉल के हवाले से वो चेंज हो सकते हैं? देखिए, इस हवाले से भी हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। कुछ दिन पहले वज़ीर ख़ज़ाना से मेरी बात हुई, तो मैंने जब उनसे ये पूछा कि क्या कोई नए टैक्स मेजर लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि नो न्यू टैक्स मेजर्स बीन टेकन, यानी कि कोई नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। वो कॉन्फिडेंट क्यों हैं, वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 250 अरब रुपए के टैक्स मुकदमात हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, और आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ की भी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ज़ाना की भी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, और इस साल पूरी उम्मीद है कि वो जो 250 अरब रुपए के टैक्स मुकदमात हैं उनमें से बहुत सारे जो मुकदमात हैं उनके फैसले इस साल आ जाएंगे। और वज़ीर ख़ज़ाना को ये भी उम्मीद है कि इन टैक्स मुकदमात से बहुत सारा पैसा भी कौमी ख़जाने में आएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि पिछले साल जब टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए थे तो 7 लाख तादाद बढ़ गई थी। तो हुकूमत को ये भी उम्मीद है कि इस बार टैक्स रिटर्न्स की जो तादाद है उस पर मज़ीद इजाफा होगा, तो उस वजह से भी एक आमदन आएगी। तो यही इसलिए ये कॉन्फिडेंस है कि जो टैक्स मुकदमात हैं उनसे आमदन आ सकती हैं, टैक्स रिटर्न से आमदन आ सकती है, तो नए टैक्स जो मैयर्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे, और इसी हवाले से ही IMF को कायल किया गया है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि जब भी एक और चीज़ जो मुर्तज़ा आमदन के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड जो है वो रवां साल के आखिर तक ला रहा है, उसके साथ साथ उन्होंने कहा स्कूक और यूरो डॉलर्स ये बॉन्ड्स इनकी भी ऑप्शंस तमाम तर खुले हैं, और ये कहा गया कि आलमी मार्केट में कम से कम 1 अरब डॉलर्स के बॉन्ड अगले साल मुतवक्के हैं। तो क्या वाकई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है? अगर ये हो जाए तो फिर तो जो मामलात हैं वो खासे आसान हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इससे भी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई कुछ दिन पहले, जब 500 मिलियन डॉलर जो बॉन्ड्स की अदायगी भी कर दी गई, और इस अदायगी को बड़ी एक कामयाबी पाकिस्तान के लिए समझा जा रहा था। तो जो अभी बॉन्ड जारी किए जाएंगे और इस साल के आखिर तक जारी किए जाएंगे 1 अरब डॉलर के, तो जाहिर है कि ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट होगी। यही तो वज़ीर ख़ज़ाना कहते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के तखमीने हैं तमाम तर सूरत हाल की वजह से, तमाम तर सैलाबी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान के जो तखमीने हैं, जो मुआशी ग्रोथ के तखमीने हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो कॉन्फिडेंट हैं आज कि इस हफ्ते के आखिर तक IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो हो जाएगा। और एक अच्छी डेवलपमेंट ये भी होने जा रही है कि इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन में है,
और आप जानते हैं कि वाशिंगटन में जो एनुअल इजलास होते हैं, इस मौके पर तमाम जो इंटरनेशनल पार्टनर्स होते हैं, तमाम जो आपके फंडिंग के आलमी इदारे होते हैं, वो मौजूद होते हैं। और फिर आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान के IMF के साथ इसी $7 अरब के मुआहदे में जब मुश्किलात पेश आ रही थी, तो उस वक्त शहबाज शरीफ भी वहाँ पर अमेरिका में थे और उनकी IMF की जो MD उनके साथ मुलाकात हुई थी और उसके बाद रास्ते खुलते गए थे। तो अभी भी जो IMF के डायरेक्टर हैं उनसे तो मुलाकात हो चुकी है, जो MD IMF है उनसे वज़ीर ख़जाना की मुलाकात होने जा रही है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो $1.2 अरब की अगली किस्त है, उसमें पाकिस्तान को कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही, लेकिन एक चीज़ जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं वो PIA और 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी है। निजकारी का मामला हमने ये देखा कि जो पहले अब BSMI अब इससे पहले वो इसमें कोई खातिर खा कामयाबी हुई नहीं है। अब क्या तवक्को हो रही है कि ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमने IMF को कहा कि हम जो प्राइवेटाइजेशन है वो करेंगे। इस वक्त जो 5 बिडर्स कंपनियां हैं उनका जो इंटरेस्ट अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार PIA की जो निजकारी है वो कामयाब होने जा रही है। और पिछली दफ़ा जो बोली लगी $10 अरब की, और उसमें काफ़ी सुबकी का सामना भी करना पड़ा पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइंस हैं उसकी कीमत इतने कम दाम लगाई गई है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की तमाम जो बड़े बिजनेस ग्रुप हैं वो जो बिडर्स हैं उनमें शामिल हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस बार PIA की जो बोली है वो बड़े अच्छे दामों में लगने जा रही हैं, क्योंकि जो आप जानते हैं कि इसमें कंसोर्शियम जो है वो नामी ग्रामी है, जैसे पाकिस्तान का कराची का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप भी इसमें मौजूद है, और फिर फौजी फर्टिलाइजर्स भी इसमें मौजूद है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। इसके अलावा जो डिस्कोस की निजकारी है बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त जारी है, और हुकूमत ने इसमें एक अच्छी आप कह लें कि चाल चली है कि जो डिस्कोस प्रॉफिट में हैं पहले उनकी निजकारी की जा रही है, तो उनके जो ख़रीदार भी हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। तो उसके बाद जो बाकी डिस्कोस होंगे, ज़ाहिर है कि जब इनकी बोली एक अच्छी लगेगी तो उसके बाद बाकी डिस्कोस की भी निजकारी हो जाएगी। तो जो डिस्कोस की निजकारी है उस हवाले से भी तवक्को और दावे जो हैं वो हुकूमत के वो तो सारे मुस्बत हैं, लेकिन उसके असरात और समरात वो इस मुल्क में और आम आदमी के लिए किस हद तक बेहतर हो सकते हैं और IMF के साथ मामलात कैसे और कब क्लियर हो जाएंगे, इंतज़ार पूरी कौम को है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा राय हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम से। मुदस्सर इकबाल को इस उम्मीद इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ये दिन और रात बहुत अच्छे हों। अल्लाह हाफ़िज़।